जो लोग मार्केट्स में ट्रेड करते हैं उनको टैक्सेशन को लेके काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट के सारे टैक्सेशन एस्पेक्ट्स की। सबसे पहले हम एफ एंड ओ से शुरू करेंगे, उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स पर जाएंगे जिसके अंदर इंट्राडे भी कवर करेंगे, उसके बाद हम डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स की बात करेंगे। इसके बाद हम एंड में बात करेंगे कि हम इस टैक्स को कैसे बचा सकते हैं और जो 1,25,000 रुपये की एनुअल जो रिबेट मिलती है लॉन्ग टर्म टैक्सेशन के ऊपर, उसका हम यूज़ करके कैसे अपने पोर्टफोलियो को मैनेज किया जा सकता है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मोहित गोयल। मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं अपनी एजुकेशन के ज़रिए आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी को इंडिपेंडेंट करना चाहता हूँ। क्योंकि ये टैक्सेशन का वीडियो है, इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट हमने कवर किए हुए हैं, तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है। तो इसलिए मैंने ना इस वीडियो को चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है। आप अपनी नॉलेज के हिसाब से और जो आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप अपने किसी भी चैप्टर को देखिए और आप उसके अकॉर्डिंग उसको देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इनकम टैक्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके 5 हेड्स को समझना ज़रूरी है। इनकम टैक्स में 5 हेड्स बने हुए हैं। सबसे पहले है इनकम फ्रॉम सैलरी का हेड। इसके अंदर जो भी आप अपने एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का जो रिलेशन होता है उसके थ्रू जो भी आप अर्निंग करते हो वो आप इस हेड के अंदर रिपोर्ट करते हो अपनी। उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का हेड। इसमें जो भी रेंटल इनकम आप अर्न करते हो इस हेड के अंदर रिपोर्टिंग होती है। फिर आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी जो भी आप व्यापार वगैरह करते हैं वो आप इस हेड के अंदर रिपोर्ट करते हैं। और स्पेसिफिकली अगर हम एफ एंड ओ की बात करें तो वो भी इस हेड के अंदर जाती है। इसके अलावा बिजनेस हेड भी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक है नॉर्मल बिजनेस और एक है स्पेकुलेटिव बिजनेस। अगर हम ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो इंट्राडे ट्रेडिंग है वो स्पेकुलेटिव बिजनेस के अंदर आती है। तो जो हम इंट्राडे सेल परचेज करते हैं शेयर्स की, यानी सेम डे बिना डिलीवरी लिए उसको एग्जिट कर देते हैं, उन शेयर्स का जो ट्रीटमेंट है वो स्पेकुलेटिव हेड के अंदर होता है बिजनेस। उसके बाद हम बात करते हैं अगले हेड की। अगला हेड है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस। यह भी 2 भागों में डिवाइडेड है, इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के अंदर अगर हम मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो भी लिस्टेड सिक्योरिटी है अगर वो 12 महीने से आपके पास ऊपर रही है तो वो लॉन्ग टर्म कहलाएगी। उसके अलावा जो भी होते हैं वो शॉर्ट टर्म कहलाते हैं। इसके बाद जो भी इनकम बचती है जो इन चारों हेड्स के अंदर कवर नहीं होती लेकिन वो एग्जाम्प्ट इनकम नहीं है तो वो अदर सोर्सेज के अंदर रिपोर्ट होती है। जैसे कि अगर हम मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसमें इंटरेस्ट की इनकम और डिविडेंड की इनकम अदर सोर्सेज की इनकम बन जाती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उन एक्टिविटीज़ की जो बिजनेस हेड कवर करता है, यानी जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना रहता है वो है फ्यूचर एंड ऑप्शंस और उसके अलावा इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसको डे ट्रेडिंग भी बोला जाता है। यह दोनों जो एक्टिविटीज़ हैं वो बिजनेस हेड के अंदर कवर होती हैं। तो अगर हम बात करें फ्यूचर एंड ऑप्शंस की तो ये एक नॉर्मल बिजनेस की तरह ट्रीट होते हैं, यानी जैसा भी आप व्यापार कर रहे हो जो रूल्स उस बिजनेस पर लगते हैं वही रूल्स सेम फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर लगते हैं। यानी कि आप जो भी अपना बिजनेस का खर्चा है वो इसमें से रिपोर्ट कर सकते हो। कोई आप एम्प्लॉई रख के उसको सैलरी देते हो वो यहाँ पर रिपोर्ट हो जाता है। आप नेट लगवाते हो घर पे जो कि ट्रेड करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, वो इसके अंदर खर्चे के तौर पर लेस हो जाते हैं। आप लैपटॉप लेते हो या कोई और डिवाइसेस लेते हो, मॉनिटर लेते हो, बड़ी स्क्रीन्स लेते हो, वो आप एज ए एसेट बिजनेस की खड़ी कर सकते हो और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा आप सेमिनार्स अटेंड करते हो या कोई ट्रेडिंग व्यू का कोई सॉफ्टवेयर खरीद लिया आपने, स्क्रीनर की सब्सक्रिप्शन ले ली या कोई और सब्सक्रिप्शन ले लिया आपने जो आपकी ट्रेडिंग पर्पस में यूज़ हो रही है, आप वो सारे एक्सपेंस भी यहाँ पर दिखा सकते हो। इसके अलावा अगर आप कोई लोन लेते हो और लोन लेकर ट्रेडिंग करते हो आप वो भी दिखा सकते हो। आपके पास कोई कार है आप उसका खर्चा भी यहाँ पर दिखा सकते हो, पेट्रोल का खर्चा डाल सकते हो। यानी ये होली सोली जैसे आप एक बिजनेस के अंदर खर्चे खड़े करते हो ना, वैसे आप एफ एंड ओ के अंदर आप रिपोर्ट कर सकते हो। अगर आप एफ एंड ओ के अंदर प्रॉफिट में है तो आप खर्चे डालकर अपना प्रॉफिट कम कर सकते हो और अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें तो जो भी आपकी डे ट्रेडिंग से इनकम है या जो भी लॉस है वो स्पेकुलेटिव लॉस के अंदर आता है। तो ये स्पेकुलेटिव लॉस की खासियत है कि ये नॉर्मल लॉस से कवर नहीं होता, यानी इसकी अगर इनकम आपकी रह गई तो वो स्पेकुलेटिव प्रॉफिट या स्पेकुलेटिव लॉस से ही कवर होगी। और अगर आप इस साल के अंदर इस लॉस को कवर नहीं कर पाते हो तो यह लॉस अगले 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड आप कर सकते हो। और जो नॉर्मल बिजनेस का लॉस है उसको आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। यानी अगर आपका जो बिजनेस का लॉस 1 साल में सेट ऑफ नहीं होता तो आप उसको अपनी रिटर्न के अंदर कैरी फॉरवर्ड करके ले जाओगे अगले 8 साल के लिए। और इन 8 सालों के बीच में अगर वो सेट ऑफ हो गया, नहीं तो 8वें साल पर वो जाके आपका लैप्स हो जाएगा। इसी तरह जो स्पेकुलेटिव लॉस है वो 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा आपका और चौथे साल के बाद वो जाके लैप्स हो जाएगा।
जो आपकी बिजनेस हेड की इनकम है ट्रेडिंग के अंदर, उसके अंदर आपको कोई स्पेशल रेट इनकम नहीं लगती। इसमें जो भी आपको इनकम होती है वो इंटर हेड और इंटर हेड एडजस्टमेंट के बाद, मतलब सारे एडजस्टमेंट करने के बाद इनकम टैक्स की आपकी इनकम में ऐड हो जाता है। उसके बाद जो भी आपके स्लैब रेट के हिसाब से आपको जो टैक्स लगना है, उस टाइम पे जो स्लैब रेट चल रहे होते हैं, उस स्लैब रेट के हिसाब से जो भी आपको टैक्स लगना है वो इस हेड के अंदर आपको लग जाता है। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मेरा F&O को लेने का मकसद ये था कि काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता कि F&O का टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है, और इसी गलतफहमी के अंदर वो गलती कर लेते हैं और अपनी रिटर्न को जैसे ही फॉर्म 16 आता है अपने फॉर्म 16 के हिसाब से भर लेते हैं, क्योंकि 90% ट्रेडर्स तो लॉस में है ही हैं, तो वो डाटा भी बोलता है। तो उनको लगता है कि अगर हम रिपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो लॉस में ही हैं, रिपोर्ट करें ना करें हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। उससे उनको दो नुकसान होते हैं। पहला लॉस तो ये है कि उनका लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, और जो दूसरा लॉस है वो ये है कि डिपार्टमेंट को पता है कि आपने ट्रेडिंग की है, लेकिन डिपार्टमेंट को F&O के अंदर ये नहीं पता कि आपने उसमें प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया है। वो आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि भाई आपने इसमें प्रॉफिट किया है या लॉस किया है। अगर आपकी रिटर्न इस बात को लेके साइलेंट हो गई ना कि आपने प्रॉफिट है या लॉस है, क्योंकि उनको टर्नओवर वगैरह का तो पता होता है आपकी कि टर्नओवर क्या है F&O के अंदर, तो अगर आपकी रिटर्न साइलेंट है ना इस चीज़ को लेके, तो उनको लगता है कि ये उनका जो सिस्टम है ना, क्योंकि हर आजकल कोई इंडिविजुअल तो चेक कर नहीं रहा कि भाई मैच कर रहा है कोई बैठ के, कंप्यूटर्स मैच कर रही हैं, तो कंप्यूटर्स को ये लगता है कि भाई इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन छुपा ली है डिपार्टमेंट से, तो वो आपकी रिटर्न को फ्लैग कर देते हैं। फिर आपको चिट्ठियों पे चिट्ठियाँ आनी शुरू हो जाती हैं और आपको समझ में ही नहीं आता कि आपको चिट्ठियाँ क्यों आ रही हैं। तो इसलिए अगर आप F&O ट्रेडिंग करते हैं तो आप अपने बिजनेस हेड के अंदर ही रिपोर्ट कीजिए उसको। काफ़ी लोगों को ये नहीं पता, इसलिए मेरा सबसे पहले मैंने ये पॉइंट उठाया है। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, अपनी ITR को सही से रिपोर्ट कीजिए ताकि आप डिपार्टमेंट की पेनल्टीज से बच पाएँ, और अपना लॉस अच्छे से कैरी फॉरवर्ड करके ले जाइए ताकि अगले 8 साल में अगर आपको किसी साल में प्रॉफिट होता है तो बिना मतलब का टैक्सेशन ना भरना पड़े उस साल में। इसके बाद मार्केट्स के लिए जो रिलेटेड टर्म्स आती हैं वो हैं इक्विटी की, कि काफ़ी लोग इक्विटी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें उनको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म या इंट्राडे हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो भी बिजनेस सेट देखा हमने। उसके अलावा उनको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म की इनकम हो सकती है। अगर आप शेयर्स में ट्रेड करते हैं और उनको आप 1 साल के बीच में ही बेच देते हैं, तो आपकी जो इनकम कहलाएगी वो शॉर्ट टर्म इनकम कहलाएगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर आप इसको 1 साल से ज़्यादा होल्ड कर लेते हैं, उसके बाद बेचते हैं किसी भी शेयर को, तो उसके दौरान उससे जो आपको इनकम हुई है वो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। एट प्रेजेंट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% टैक्सेबल है, 20% के रेट पर टैक्सेबल है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% के हिसाब से टैक्स लगता है, 12.5% आपकी इनकम के ऊपर। इसके अलावा लॉन्ग टर्म जो टैक्स है उस पर 1,25,000 रुपये की एनुअल रिबेट है आज की डेट में। यह रिबेट हर साल चेंज हो जाती है, पहले यह 1 लाख रुपये की थी, अभी 1,25,000 की है। तो आज की डेट में ये 1,25,000 की आपको रिबेट मिलती है। अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे कि इस रिबेट का फ़ायदा उठाकर आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज कर सकते हैं। अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आपको हो जाए तो उसके ऊपर जो टैक्स रेट लगेगा आपको 20% का लगेगा, लेकिन इसके बीच में भी ये काफ़ी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं इसके अंदर। अगर मान लो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाए तो यह आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से सेट ऑफ हो सकता है। उसके बावजूद भी अगर आपके पास कोई शॉर्ट टर्म में लॉस बच जाए तो आप इसको 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और इन 8 साल के दौरान आपको जो भी कैपिटल गेन यानी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों से आपकी एडजस्टमेंट हो जाएगी इस गेन की। इसके अलावा अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, तो इसके ऊपर जो टैक्स रेट है 12.5% का लगता है, लेकिन इसके लॉस के अंदर एक कैच है कि लॉन्ग टर्म का जो लॉस है वो लॉन्ग टर्म के अगेंस्ट ही एडजस्ट हो सकता है। यानी अगर आपके पास शॉर्ट टर्म में कोई गेन है और लॉन्ग टर्म में लॉस है, तो आप ये आपस में एडजस्ट नहीं होगा। आपका लॉन्ग टर्म का जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले 8 साल के लिए, और अगले 8 साल के दौरान ये लॉन्ग टर्म से ही एडजस्ट होगा, आपका शॉर्ट टर्म से एडजस्ट नहीं होगा। शॉर्ट टर्म का जो लॉस है वो दोनों से एडजस्ट हो सकता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म का लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म से ही एडजस्ट होगा। इसके अलावा वो नहीं तो वो सीधा सीधा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और जो शॉर्ट टर्म का जो लॉस है ना वो किसी भी हेड से एडजस्ट नहीं होगा इसके बाद। यानी अगर आपके पास ये सारी आपस में एडजस्टमेंट्स करने के बाद लॉस बच गया ना, लॉन्ग टर्म बच गया या शॉर्ट टर्म बच गया, तो आपको सिर्फ कैरी फॉरवर्ड ही कर सकते हो। यानी अगर आपके बिजनेस हेड के अंदर अगर प्रॉफिट है तो उससे आपकी एडजस्टमेंट नहीं होगी। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा प्रोसेस, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो बहुत सिंप्लीफाइड है कि जो शॉर्ट टर्म है वो दोनों से एडजस्ट होगा, लॉन्ग टर्म सिर्फ लॉन्ग टर्म से एडजस्ट होगा। लेकिन अगर ये पूरा हेड का जो लॉस है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को कंबाइन करके जब लॉस बाहर आ जाएगा तो ये किसी और हेड से एडजस्ट नहीं होगा, डायरेक्ट कैरी फॉरवर्ड होकर चला जाएगा अगले 8 साल के लिए, और उस तरीके से एडजस्ट होगा जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया। अब बात कर लेते हैं टैक्स प्लानिंग की। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इंटर हेड और इंट्रा हेड की जो एडजस्टमेंट्स हैं
इनके थ्रू आप टैक्स प्लानिंग भी कर सकते हो। यानी अगर आपका शॉर्ट टर्म में लॉस है तो आप उसको लॉन्ग टर्म से एडजस्ट कर सकते हो अपने। अगर बिजनेस हेड के अंदर आपका लॉस है तो उसको कैपिटल गेन की इनकम से एडजस्ट किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो। वो आप केस टू केस और पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होगा। हमें कई बार लगता है कि इनकम टैक्स बहुत सिंपल मैटर है और हम खुद ही लग जाते हैं रिटर्न भरने में, लेकिन प्रोफेशनल में और एक सिंपल पर्सन में ना बहुत फ़र्क होता है। जैसे अगर आप एग्जांपल के तौर पे जानेंगे कि आपकी गाड़ी कभी ख़राब हो गई है ना, आप बोनट खोल के ये तो चेक कर सकते हैं कि स्पार्क प्लग ठीक है, ये ठीक है ना, लेकिन अगर टेक्निकल कुछ फॉल्ट आया है उसमें तो वो एक मैकेनिक ही ठीक कर पाएगा। जब क्योंकि मैकेनिक एक प्रोफेशनल पर्सन है, उसने उस चीज़ की ट्रेनिंग ली है, उस चीज़ की पढ़ाई की है। वैसे ही अगर डॉक्टर हैं, उसने आपकी मतलब ह्यूमन बॉडी की पढ़ाई की है, तो वो आपको उसके हिसाब से दवाई देता है। तो वैसे ही एक टैक्स प्रोफेशनल जो होते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या एडवोकेट्स वगैरह होते हैं जो टैक्स में प्रैक्टिस करते हैं, हमने इस फील्ड में पढ़ाई की हुई है। हमें मतलब नगुने पता हैं, छोटी-छोटी चीज़ें पता हैं टैक्स के अंदर जो आप लोग इग्नोर कर देते हैं। हमें ये भी पता है कि डिपार्टमेंट क्या चेक कर रहा है। तो आपको ना, अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अगर आपकी रिटर्न में थोड़ी भी कॉम्प्लिकेसी है, अगर आप मतलब ट्रेडिंग वगैरह के अंदर आ गए हैं, आप एफ&ओ कर रहे हैं और इसके अलावा आप शॉर्ट टर्म गेन भी कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म भी कर रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ें ना कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं आपकी आईटीआर के अंदर। तो आपको एक टैक्स प्रोफेशनल के पास ज़रूर जाना चाहिए और उसकी एडवाइस ज़रूर माँगनी चाहिए कि भाई मेरे ये चीज़ें हैं, तो आपको वो कहीं न पैसे बचा के देगा। अगर आपको लगता है ना कि उसकी फ़ीस है, तो आप वो जस्टिफ़ाई कर देगा अपनी फ़ीस को। अदरवाइज़ क्या है कि आप अपनी खुद से आईटीआर भर लेंगे, उसके बाद कोई नोटिस आ जाएगा। अगर उसने आईटीआर भरने के आपसे 2-4 हज़ार, 5,000 लेने हैं, अगर नोटिस का जवाब देने चले गए उनसे, तो वो सीधा बात करते हैं कि 25-30 हज़ार रुपये हम इसके लेंगे। तो कई सालों की फ़ीस आपकी एक नोटिस में चली जाएगी, उसके अलावा आपकी हसल-बसल अलग होगी और रातों की नींद अलग उड़ेगी अगर आपको नोटिस आ गया। तो प्रोफ़ेशनल की सलाह मान लेनी चाहिए और प्रोफ़ेशनल की एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए इसके अंदर। और चलो, अगर हम बात कर रहे थे टैक्स प्लानिंग की, तो इनकम टैक्स के अंदर एक और प्रोविज़न है कि 1,25,000। काफ़ी लोगों ने ना पीछे भी मुझसे क्वेश्चन पूछे थे कि 1,25,000 का जो बेनिफिट है हम वो ले सकते हैं, टैक्स बेनिफिट हो जाएगा। हाँ, वो किया जा सकता है। अगर मान लो, अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर बोलता हूँ कि सपोज़ आपने 5 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में डाल रखे हैं। आज वो बढ़ के 6.5 लाख रुपए हो गए हैं या 6.25 लाख मान लो, क्योंकि 1,25,000 की छूट है, 6,25,000 रुपए वो हो गए हैं। तो आप एक काम कर सकते हो, आप 6,25,000 ना बुक कर सकते हो। अगर वो लॉन्ग टर्म हो गए हैं तो, शॉर्ट टर्म में नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म हो गए हैं ना वो पैसे, तो आप 1,25,000 तक के अपने वो बुक कर सकते हो। तो आपको 6 लाख के 25,000 के 6,25,000 बुक करने हैं और उसको दोबारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देना है। सेम म्यूचुअल फंड में, सेम, अगर आपको स्कीम अच्छी लग रही है, आप चेंज करना नहीं चाह रहे हैं, तो सेम फंड में दोबारा इन्वेस्ट कर देना है, आपने कुछ नहीं करना। अब इससे होगा क्या, जब आप आईटीआर भरने जाओगे ना, तब आपकी आईटीआर में दिखेगा कि आपको 1,25,000 रुपये का लॉन्ग टर्म गेन हो गया है। लेकिन 1,25,000 तक लॉन्ग टर्म गेन के अंदर आपको टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद जब आपने इसको री इन्वेस्ट कर दिया, तो उसके बाद आपका क्या दिखेगा कि जो आपकी म्यूचुअल फंड की कॉस्ट है वो 6,25,000 रुपये आ गई है। यानी आपने लगाए तो 5 लाख रुपए हैं, लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से जो अब आपकी कॉस्ट बन गई है वो 6,25,000 रुपये बन गई है। ऐसे ही जब वो 6,25,000 के 7,50,000 रुपये हो जाएंगे, यानी 1,25,000 इसके अंदर फिर बढ़ जाएगा, प्रोवाइडेड कि उस टाइम तक 1,25,000 ही रही लिमिट ना, या अगर बढ़ गई है तो फिर आपका फ़ायदा है उसमें भी। तो ऐसे आप हर साल कुछ ना कुछ प्लान कर सकते हो। इवन अगर 1,25,000 भी नहीं होते, 50,000 भी होते हैं, तो आप 50,000 बुक करके दोबारा से उसको रीइन्वेस्ट कर दीजिए लॉन्ग टर्म को। आप इस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं कि हर साल 1,25,000 रुपये आपका बेनिफिट मिल जाए। और इस तरह से अगर आप 30-35 साल लगातार करते चले जाएंगे ना, यानी आपकी जो वर्किंग जर्नी है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे उस टाइम तक, तो अगर आप लगातार करते चले जाएंगे ना, तो आप 30-35-40 लाख रुपए मतलब बिना टैक्स दिए ही बना लेंगे आपका कॉर्पस। तो ये एक सबसे अच्छा पॉइंट है कि 1,25,000 का बेनिफिट लीजिए। लेकिन री इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ी टर्म है कि आपको री इन्वेस्ट करना है। आपको विड्रॉ करके नहीं बैठ जाना है कि चलो जी 1,25,000 के गेन के चक्कर में 6,25,000 आपने बुक कर लिया। बुक करो और इन्वेस्ट कर दो, ताकि आप मार्केट के अंदर बने रहो। उतार चढ़ाव मार्केट में आते रहते हैं। प्रॉफिट बुकिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है। इन्वेस्टमेंट हमारी लॉन्ग टर्म के लिए होती है। शॉर्ट टर्म अगर आप ट्रेडर हैं फिर आप प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए। इन्वेस्टर के लिए कोई काम नहीं है प्रॉफिट बुकिंग का। अब हम बात करते हैं डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स और बॉन्ड्स की। डिबेंचर्स और बॉन्ड्स अगर लिस्टेड हैं तो उसका ट्रीटमेंट सेम रहेगा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, जैसे हमने पहले बात की है। अगर वो अनलिस्टेड हैं तो वो ऑलवेज शॉर्ट टर्म ही कैलकुलेट होगा, चाहे वो कितनी मर्जी आप होल्ड कर लीजिए, उसको हमेशा शॉर्ट टर्म ही माना जाएगा। उसके अलावा जो डेट म्यूचुअल फंड हैं वो हमेशा ही शॉर्ट टर्म रहेंगे। इसके अंदर एक रूल है, म्यूचुअल फंड्स के अंदर और ईटीएफ्स के अंदर एक रूल है, जो भी म्यूचुअल फंड और ईटीएफ 35% से कम अपना पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करता है तो उसको वो हमेशा ही शॉर्ट टर्म रहेगा।
मीन्स उसके अंदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। तो उसके अंदर देखा नहीं जाएगा कि आपने कितनी देर होल्ड किया, 1 दिन किया, 1 साल किया, 10 साल किया, 15 साल किया, उसको कुछ नहीं देखा जाएगा। अगर वो 35% से कम इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी के अंदर, तो सीधा सीधा उसका रूल ये है कि उसको शॉर्ट टर्म माना जाएगा। अगर वो 35% से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं या इक्विटी म्यूचुअल फंड वगैरह मतलब जिसको बोलते हैं, अगर वो इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरह काम करते हैं, तो उसके अंदर वही शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के रूल लगेंगे, जैसा कि हमने पहले अभी डिस्कस किया था शेयर्स के अंदर। अदरवाइज हमेशा डेट म्यूचुअल फंड को हमेशा ही शॉर्ट टर्म माना जाएगा। और इसका जो इंटरेस्ट होता है, यानी इंटरेस्ट और डिविडेंड की बात करें अगर हम, इंटरेस्ट अदर सोर्सेज में कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट के ऊपर कोई भी डिडक्शन आपको नहीं दी जाएगी। इसके अलावा डिविडेंड जो भी शेयर्स से हमें पैसा मिलता है, जो कि डिविडेंड के तौर पर कंपनीज इशू कर देती हैं, कभी 1 रुपया, कभी 2 रुपया, कभी कुछ, किसी कंपनीज की डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको भी अदर सोर्सेज के अंदर इनकम रखा जाता है और वो भी अदर सोर्सेज के तौर पर कैलकुलेट होता है और डिविडेंड इनकम को वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके अलावा इक्विटीज़ के अंदर स्पेशल कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि कभी हमें बोनस मिल गया, या कभी हमें शेयर स्प्लिट हो गया, या फिर कभी कंपनी ने आपको शेयर बायबैक कर लिया, उसके अंदर अलग से टैक्स ट्रीटमेंट होते हैं। इसके लिए ना एक मैं सेपरेट वीडियो करूंगा, ताकि ये वीडियो काफ़ी मैसअप ना हो जाए और काफ़ी बड़ी ना हो जाए। इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो करूंगा, क्योंकि ये एक स्पेसिफाइड टॉपिक्स हैं, ये डेली रूटीन में आपका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, लेकिन ये तभी यूज़ होगा जैसे कि कभी आपने, जैसे अभी इन्फोसिस का बायबैक आया हुआ है, कि इन्फोसिस का बायबैक आया और आपके पास वो होल्डिंग में थे, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। तो वो स्पेसिफाइड केसेस के अंदर आपको देखनी पड़ेगी वो वीडियो। तो इसको मैं एक अलग से एक वीडियो कर दूंगा इसके ऊपर, तो जैसे ही उसके अंदर भी वैसे चैप्टर्स बना दूंगा आपके लिए, ताकि जैसे जैसे अगर आपको कुछ आया, बोनस आया, तो आप बोनस का पॉइंट देख सकें, आपका ये स्प्लिट आया तो आप स्प्लिट का पॉइंट देख सकें, या जब ये बायबैक आया तो आप बायबैक का पॉइंट देख सकें, और आप देख सकें कि आपके ऊपर टैक्स रेट क्या और किस रेट से एप्लीकेबल होगा। तो इस वीडियो में हम आज बात कर रहे थे टैक्सेशन की। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आप मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और आप कुछ ज़्यादा, अगर आपको कुछ मतलब मेरे से कुछ और वीडियोस चाहिए तो आप उसको कमेंट्स में बता सकते हैं, जैसा कि मैं पहले भी करता आ रहा हूँ। मेरी अब रूटीन यही बन गई है कि मैं आपके कमेंट्स को देख के ही टॉपिक्स चुनता हूँ, ताकि मैं उन टॉपिक्स को चुन सकूँ जो आप लोगों को अच्छे लगते हैं, वो नहीं कि जो मुझे अच्छे लगते हैं। क्योंकि जो टॉपिक्स आप लोगों को अच्छे लगेंगे ना, आप वही देखेंगे और आपकी नॉलेज उसी से बढ़ेगी। उसके अलावा जो मार्केट रिलेटेड टॉपिक हैं वो मैं चूज़ कर करके वीडियो आपको बना के देता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।